Good morning, guys. A very good morning, all of you. Today I am going to discuss about federalism, chapter 2 in polity, and today the part 5 of this chapter, part 4, I have already discussed. Okay, and today's topic is central-state relation. It means in our constitution, what is the provisions about सेंट्रल स्टेट रिलेशन, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच कैसे रिलेशन बनते होंगे, कौन से लॉ हैं जो इसके लिए काम करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना या रीस्ट्रक्चर करना कहीं ना कहीं एक फेडरलिज्म की स्ट्रांगनेस को दर्शाता है। कहने का मतलब कि अगर सेंट्रल स्टेट के बीच रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो ना तो सेंटर के बिना स्टेट चल सकता है और ना ही स्टेट के बिना सेंटर चल सकता है। इसलिए दोनों के बीच संबंध यानी कि रिलेशन होना जरूरी है और समय समय पर इसको रिस्ट्रक्चर करना यानी कि संशोधन अमेंडमेंट ला करके चीजों को सुधारना भी क्या है, जरूरी है, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, how the constitutional agreement for sharing power work in reality depend to a large extent on the how the ruling party and leaders follow this arrangement। ठीक है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह अरेंजमेंट की गई है कि सेंटर को कितनी पावर दी जाएगी और स्टेट को कितनी पावर दी जाएगी, सेंटर कौन कौन सा काम करेगा, स्टेट कौन कौन सा काम करेगा। ये सारी चीजें संविधान में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अच्छे से लिखी गई हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पहले। ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे जो नेता होंगे वो कैसा काम करेंगे, स्टेट लेवल पे जो नेता होंगे वो कैसा काम करेंगे। तो सेंट्रल स्टेट लेवल के नेता का मतलब है कि रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब वो पार्टी जो सरकार में है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग रूलिंग पार्टी। ओके ओके, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंट्रल एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट। बहुत लंबे टाइम तक हमने देखा कि आजादी के बहुत साल तक यानी कि 20 से 25 साल तक कम से कम सेंट्रल में भी वही पार्टी रूल करती थी जो स्टेट में रूल करती थी, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में वही पार्टी रूल करती थी। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में खासा दिक्कत नहीं आती थी। दिक्कत वहां आई जब सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो फिर रूल की जरूरत होगी, क्योंकि हमारी एक ही पार्टी की सरकार तो है नहीं कि हम एक ही रूल रेगुलेशन पे चले। इसलिए जरूरत थी क्या, रूल्स रेगुलेशंस बनाने की। तो इसके लिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किए गए, कई सारे सुधार किए गए। एज ओके, दिस मीन्स दैट the state government did not exercise their rights as enormous federal unit। इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को स्टेट गवर्नमेंट पे थोप नहीं सकती है, जानबूझ के लागू नहीं करवा सकती है। हालांकि लोग एक ही हैं, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करे स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करे, लेकिन स्टेट की अपनी अलग जरूरत होती है, सेंटर की अपनी अलग जरूरत होती है। सेंटर के अपने अलग मैटर्स होते हैं, स्टेट के अपने अलग मैटर्स होते हैं। स्टेट को लोकल लेवल पे काम करना पड़ता है, सेंटर को इंटरनेशनल लेवल पे काम करना होता है और साथ में नेशनल लेवल पर भी काम करना होता है। तो उसके अपने क्या है, अलग अलग जरूरत है। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, जब स्टेट लेवल पे जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी यूपी में और दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट है, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जैसे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो दिक्कत तो यहाँ बढ़ेगी। तो उसी के लिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए। ओके, तो जब स्टेट लेवल पे पार्टी डिफरेंट होती है, द पार्टी दैट रूल्ड at the center tried to undermine the power of the state. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival party। कभी-कभी ऐसा देखा गया है, कभी-कभी ऐसा भी समय आया था पास्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर को खत्म करने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट में क्या थी, एक ही पार्टी रूल कर रही थी, इसलिए ऐसा था। लेकिन ऐसा बाद में संभव नहीं हो पाया और आज भी हमें देखने को नहीं मिलता। ओके ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड often misuse the condition to dismiss the state government that were controlled by rival party. This undermined the spirit of the federalism। और ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की चीजों को नुकसान पहुंचाता है। All this changed significantly after 1990। 1990 के बाद ये सारी चीजें क्या हो गई, बदल गई। This period saw the rise of the regional political party in many states of the country।
कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में कई सारी रीजनल पार्टी यानी कि राज्य पार्टी, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, या हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में देख ले तो हमारे क्या है तृणमूल कांग्रेस है, तो ये स्टेट की पार्टीज है, इनका राइज हुआ यानी कि ये सामने आए। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार का एक नया अध्याय, एक नया लेसन शुरू हुआ। इससे पहले कोलिशन की गवर्नमेंट सेंटर या स्टेट में नहीं बनती थी, लेकिन अब कोलिशन गवर्नमेंट का नया अध्याय शुरू हुआ कि अगर दो पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है, दोनों में से किसी को बहुमत यानी कि मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो दोनों पार्टी कोलिशन यानी कि गठबंधन करके गवर्नमेंट को बना सकती है। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट का कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, या कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो 1990 के बाद ही शुरू हुआ। ओके, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। ठीक है, क्योंकि 1990 के बाद बहुत सारी ऐसी पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हुई और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, मतलब बहुमत नहीं मिला लोकसभा में। लोकसभा जानते हैं सेंट्रल लेवल पे होता है। द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विथ मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर यानी कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी वाली पार्टी थी उसने कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ क्या किया, कोलिशन किया, गठबंधन किया, ताकि जो जादुई आंकड़ा था यानी कि हाफ ऑफ द टोटल सीट्स उसको वो पार कर सके और सेंटर में सरकार बना सके। इसके लिए उसने कोशिश करनी क्या की, शुरू की। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government। इस तरह से क्या हुआ, एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट में भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट यानी कि रीजनल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर के 2014 के बीच थी, तो उस टाइम पे सपा और बसपा दोनों ने ही कांग्रेस को सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने में क्या की थी, हेल्प की थी। तो हम कह सकते हैं कि सपा और बसपा एक रीजनल पार्टीज है और कांग्रेस क्या थी, एक नेशनल पार्टी थी। लेकिन नेशनल पार्टी ने बिना सपा और बसपा की हेल्प से अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, लेकिन सपा और बसपा ने जैसे ही सपोर्ट किया वो गवर्नमेंट बनाया। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे रीजनल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन यहाँ से शुरू होता है। आई होप आपको समझ में बातें आई होंगी और इसमें एक नए कल्चर की शुरुआत होती है। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर जजमेंट आता है जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का 1990 के बाद एक डिसीजन आता है जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती गलत तरीकों से। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। तो हम कह सकते हैं कि आज इस टाइम फेडरल पावर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था या लोगों पे अप्लाई हुआ था तो उस समय फेडरल स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग नहीं था, उससे ज्यादा स्ट्रांग आज के टाइम में है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है। ओके, ये जो येलो वाला पेज है आपको दिख रहा है, इस पेज को आप क्या करेंगे, घर पे पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगे तो उसे आप हमसे क्या करेंगे, पूछ लेंगे। ओके ओके, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन हेडिंग को मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन, CENTRALISATION, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, ठीक। We noted above the federal government have two or more types of the government। हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि दो या दो से अधिक टाइप की गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब सेंट्रल स्टेट के अलावा भी एक तरह की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में देखी जाती है।
टाउन्स में या सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी देखी जाती है और गांव में ग्राम पंचायत। दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट सो हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में 2 टायर से ज्यादा की गवर्नमेंट है। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 2 तरह की गवर्नमेंट की। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन बड़ी कंट्री इंडिया के लिए 2 तरह की गवर्नमेंट या 2 लेवल की गवर्नमेंट से पूरे देश को चला पाना आसान नहीं था। तो फिर हुआ क्या? स्टेट इन इंडिया आर एज लार्जर एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप में ऐसी कई सारी कंट्रियां हैं जिससे कहीं बड़ी इंडिया के एक स्टेट्स है। राजस्थान को, एमपी को, यूपी को देख लीजिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ये इतने बड़े बड़े स्टेट है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में तो इतने बड़े देश नहीं होते होंगे जितना बड़ा हमारा स्टेट है। बात समझ में आ रही है? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट रसिया से कहीं ना कहीं क्या है, पॉपुलेशन में ज्यादा है। महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है। मेनी ऑफ दीज स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स और इसके अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो आखिर काम कैसे चलेगा? तो चलेगा देयर इज दस अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग विद दीज स्टेट। अब जरूरत पड़ी पावर शेयरिंग की इन स्टेट में कि कैसे इसको हम लोग चलाएं। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट। और फेडरल पावर ने ये जरूरत महसूस की कि 2 टीयर गवर्नमेंट के अलावा एक और टीयर की जरूरत कहीं ना कहीं हमें पड़ने वाली है। तो हुआ क्या? तो बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करने का सोचा। तो हुआ क्या कि दस रिजल्टेड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तब तीसरे टाइप की गवर्नमेंट पैदा होती है और उस गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लोकल यानी कि गांव में जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, और शहरों में क्या होती है? नगर पालिका, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। ओके, तो ये दोनों तरह की ही गवर्नमेंट क्या कहलाती है? लोकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना? ओके ओके। When power is taken away from the central and state government and given to the local government, जब पावर को सेंट्रल स्टेट को देती है, स्टेट लोकल गवर्नमेंट को देती है, ठीक है, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर का ऊपर से नीचे की तरफ आना। इट मींस जो सेंटर है वो सबसे ऊपर है। सेंट्रल कुछ पावर क्या देगी? स्टेट गवर्नमेंट को देगी, और स्टेट क्या देगी? कुछ पावर किसको देगी? लोकल गवर्नमेंट को देगी। इसी सीक्वेंस को ही, पावर का ऊपर से नीचे आना ही क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। आई होप आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच आर द बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि ऐसे बहुत सारी जरूरतें होती हैं जिसे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कर सकती है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट पूरा कर सकती है। छोटी छोटी जरूरतें, जैसे गली को बनाना, गली में पानी इधर उधर बह रहा है उसको ठीक करना, ठीक है ना, मतलब छोटी छोटी चीजों को कौन ठीक कर सकता है? लोकल गवर्नमेंट ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया ताकि जो अब सेंट्रल और प्रधानमंत्री तो नाली ठीक करने आएंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी आएंगे, कौन आएगा? ग्राम पंचायत में म्यूनिसिपैलिटी के लोग आएंगे जो गांव की गलियों को सही करेंगे, शहरों की गलियों को सही करेंगे, लाइट को देखेंगे। सारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए लोकल गवर्नमेंट को फॉर्मेशन जरूरी बन गया था, छोटी छोटी चीजों को सुधारने के लिए। पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। लोगों को अपने लोकल प्रॉब्लम्स की जानकारी बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, इसलिए लोकल लोगों को ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी गई। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज और where to spend money and how to manage things more effectively besides। लोगों को पता था लोकल लेवल की गवर्नमेंट को कि पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसी कैसी जरूरतों में खर्च करना है, और ये चीजें ना तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट सोच सकती है ना तो स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है। इसको चलाने के लिए पावर को डिसेंट्रलाइज करना क्या था? बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, बिसाइड इसके अलावा एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपुल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोकल लेवल गवर्नमेंट की होने की वजह से जो लोकल लेवल पे जो पीपुल्स थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे और अपनी बातों को रख सकते थे। ये भी था, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे
to realize one important principle of democracy, namely local self-government. लोकल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीजें हमें सिखाई, यहाँ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाया डेमोक्रेसी को, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि नीचे से नीचे स्तर पर भी लोग अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये लोकल गवर्नमेंट नहीं होती तो हम सीधे मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते थे, या किसी भी लोकल इश्यू को या छोटे छोटे इश्यू को लेकर के हम एमएलए के पास नहीं जाएंगे, एमपीज के पास नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे, गांव में ग्राम प्रधान के पास हम जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है। हम ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। ओके, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिकॉग्नाइज किया गया है, इसकी जरूरत महसूस हुई। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ द विलेजेस एंड टाउन। कई सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए जिसके द्वारा पावर को डिसेंट्रलाइज यानी कि सेंटर से स्टेट में ट्रांसफर किया गया और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया। ऐसे कई सारी चीजें हैं। ओके, जैसे पंचायत, गांव में हम देखते हैं कि पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज वे आर सेट अप इन ऑल स्टेट्स। गांव में ग्राम पंचायत की शुरुआत होती है और विलेज या टाउन्स और सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज की शुरुआत होती है, और ये दोनों किसके अंडर होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। बट दीज वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बताया कि ये दोनों ही तरह की गवर्नमेंट, चाहे ग्राम पंचायत या म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका, ये दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वेयर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ठीक है ना, इस लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस पहले रेगुलरली नहीं होते थे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स फॉर देयर ओन। और लोकल गवर्नमेंट के पास अपना रिसोर्स भी नहीं होता था, आज भी नहीं है। ओके, thus there were very little decentralization in effective term। तो कुछ ही चीजें थी जो लोकल गवर्नमेंट कर पाती थी। A major step toward decentralization was taken in 1992। 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है। The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective। और इस तरह से हमारे डेमोक्रेसी में जो तीसरे लेवल की गवर्नमेंट थी उसको ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन किया जाता है। और इस चीज को हम कब डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये चारों वीडियो बहुत अच्छे से देख के आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।